अध्याय 38 द रॉयल कोर्ट। लिन पैलेस लगातार अपनी वसूली के लिए गति प्राप्त कर रहा था क्योंकि पिछले एक दशक से उनकी आशा आखिरकार लिन वान की पोती के हाथों में पता चला था। वहीं दूसरी ओर इंपीरियल शहर में मो जुआन फी की हमेशा अच्छी प्रतिष्ठा थी। अपने सुंदर चेहरे के साथ उन्होंने कई युवा लड़कियों को दिल से कैद कर लिया था। उन्हें कई लोगों द्वारा झपट्टा मारा गया था और जब उनकी खबर और जून वूजी को धोखा दिया गया था तो कई दिल टूट गए थे। कई लोग गुप्त रूप से अपने दिलों में शाप देते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि सादे जून वूजी कैसे थे और वे कितने बेजोड़ थे। वह अपने सुंदर राजकुमार की इतनी अवांछनीय थी। अब जब ये घोषणा की गई कि उनकी सगाई भंग हो गई थी तो ये कई लोगों के लिए एक सपना सच हो गया था। रॉयल कोर्ट में सत्र के बाद जून जियान हमेशा की तरह रॉयल पैलेस को छोड़ने वाला था। जब कई बूढ़े लोग जो आधिकारिक लॉन्ग लूट पहने हुए थे वे मुस्कुराते हुए उसके पास चले गए। लिन वान, क्या आपके पास दूसरे राजकुमार पर हमला करने वाले दोषियों पर कोई अपडेट है? उनमें से एक राउंडर स्टेक ने बात की। जून जियान ने उस आदमी को देखा जिसने एक चिकना मुस्कान दी। ये राउंडर और राजा का भाई वू वांग था। वू वांग अपने 60 के दशक में था और उसने ज्यादा योगदान नहीं दिया क्योंकि वह किसी भी चीज में कुशल नहीं था। वह अपने भाई के प्रभाव पर सवारी कर रहा था और इन सभी को उच्च जीवन जी रहा था। वह हमेशा खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में देखता था और अपनी अक्षमता से अनजान था। अपने शाही जन्म के कारण सभी मंत्रियों ने हमेशा उस पर ध्यान दिया और उनकी तारीफ की कि उन्होंने क्या किया। हालांकि जून जियान एक अपवाद था। वह हमेशा सीधा था और हमेशा अपनी कमियों को इंगित करता था। इस प्रकार वह और वू वान सालों से परेशान थे और उन्होंने कभी भी आंखों के स्तर पर कुछ नहीं देखा था। उन दिनों में जब लिन पैलेस अपने प्रमुख में था, जब जून जियान के दोनों बेटे स्वस्थ थे, वू वांग ने कभी भी अपने असंतोष को दिखाने की हिम्मत नहीं की और हमेशा एक मिलनसार मोर्चा बनाए रखा। हालांकि लिन पैलेस ने अपनी गिरावट शुरू करने के बाद उन्होंने लिन पैलेस के लिए अपना सारा संबंध छोड़ दिया और व्यवहार कर रहे थे क्योंकि वह कुछ भी वापस पकड़े बिना पसंद करते थे। मो जुआन फी और जून वूजी की टूटी हुई सगाई का कारण जंगल की आग की तरह फैली हुई थी। सभी मंत्रियों ने गुड शो देखने के लिए अपने आसपास भीड़ लगाना शुरू कर दिया। इस मामले में वू वान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वे ई के रूप में फिसलन के रूप में हैं, मैं उन्हें पृथ्वी के सिरों तक ले जाऊंगा और दूसरे राजकुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पकड़ूंगा। उसने बिना किसी भावना के जवाब दिया। ये वास्तव में आप पर कठोर होना चाहिए। लिन वांग अब युवा नहीं है और अभी भी इतनी मेहनत करनी है। हम आपको अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं? आपको इसे संभालने के लिए अगली पीढ़ी को बस इसे पारित करना चाहिए। वू वांग ने हंसते हुए कहा कि वह अपनी हथेली के साथ अपने माथे को मारा। ओह, मुझे खेद है, मैं आपके 2 बेटों के बारे में भूल गया। एक देश और दूसरे के लिए मर गया है। वू वांग ने जो कुछ भी कहा था वह खत्म नहीं किया, लेकिन जून जियान पर मजाक में देखा। ये स्पष्ट था कि लिन पैलेस की भविष्यवाणी की खबर चारों ओर फैल गई थी। लिन वांग के छोटे बेटे के जहर ने अभिनय किया था और सभी शाही डॉक्टरों और राज्य के लगभग हर दूसरे डॉक्टर ने उसे देखा था और सभी एक ही फैसले के साथ बाहर आए थे। जून किंग का जीवन एक बढ़िया धागे से लगता हुआ था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे खेद है, मैं शब्दों के साथ अच्छा नहीं हूँ। हाँ, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। वू वांग ने बिना किसी भी चीज को वापस पकड़े बिना अपने शब्दों को बाहर निकाल दिया। जून जियान ने अपने भौंकने को फुलाया। युद्ध के मैदान पर सभी हत्याओं से और अनगिनत युद्धों के बाद उसने बहुत सारे रक्तपात संचित किए थे। आमतौर पर वह इसे निहित रखेगा, लेकिन अब वह इसे थोड़ा सा उजागर करता है क्योंकि वह आसपास के सभी मंत्रियों पर नजर रखता था। वे एक गहरी सांस में चूसने में मदद नहीं कर सकते थे। लगता है कि आसपास का तापमान गिर गया और हवा बहुत भारी थी। उनके भेदी टकटकी ने वू वांग पर आराम किया। अध्याय 39 द रॉयल कोर्ट। वू वांग ने अपने पीछे के सभी बालों को महसूस किया क्योंकि लिन वांग की चकाचौंध के नीचे अदृश्य दबाव उस पर ढेर हो गया था। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्होंने इतना खतरा महसूस किया था। वह 60 से अधिक वर्षों से है और इस अवधि के दौरान लिन वांग के विस्मयकारी नाम ने क्यूई राज्य की सीमाओं के पार बहुत दूर से गूंज लिया है और उन्होंने निश्चित रूप से इसका कारण महसूस किया कि पहले हाथ क्यों। उन्होंने अनैच्छिक रूप से अपनी नसों को शांत करने के प्रयास में एक भड़का दिया। मेरे लिन पैलेस के बारे में मामलों में आपकी कोई चिंता नहीं है। इसके बारे में चिंता करने के लिए खुद को परेशान न करें। आसपास के मंत्रियों को घबराहट से हंसते हुए देखकर उन्होंने आखिरकार सभी खून और दबाव को वापस ले लिया। ठीक है, मैं हमारे राज्य के मामलों के बारे में चिंतित था। जून जियान ने अपने सभी रक्तपात को वापस लेने के बाद वू वांग ने एक चीज का निष्कर्ष निकाला। जून जियान एक टूथलेस टाइगर बन गया है। अब जब वह बूढ़ा हो गया है तो उसने अपना पूर्ण साहस खो दिया था और उसने बहुत काम करने की हिम्मत नहीं की थी। ओह, मैंने सुना है कि लिटिल मिस कुछ समय के लिए लिन पैलेस से बाहर नहीं निकली है। वह अभी भी युवा है, भले ही वह और हमारी जुबान फी का मतलब नहीं है। उसे इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसे बाहर आना चाहिए और कुछ ताजी हवा मिलनी चाहिए। यह एक युवा लड़की के लिए अच्छा नहीं है जैसे कि उसे पूरे दिन घर पर रखा जाना चाहिए।
ये सोचकर कि जून जियान अब अतीत का भयंकर बाघ नहीं था, वू वांग ने जून किंग के बारे में बात करने के बाद जून वूजी का मजाक उड़ाया। वू वांग में जून जियान ने देखा। वू वांग मुस्कुराया और कहा, यह अगले महीने क्राउन प्रिंस का जन्मदिन है और महामहिम ने मुझे संभालने के लिए जन्मदिन का जश्न छोड़ दिया है। चूंकि आपका वूजी इतने लंबे समय से बाहर नहीं है, इसलिए उसे अपनी आत्माओं को उठाने के लिए इस उत्सव में शामिल होने दे। महामहिम ने यह भी कहा कि सगाई के साथ जो कुछ हुआ उसके संबंध में उन्हें बुरा लगा और विशेष रूप से आपके वूजी को निमंत्रण दिया है। अच्छा, जून जियान इन गीजर्स के साथ अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपनी आस्तीन फहराता था और चला गया था। वू वांग ने उल्लासपूर्वक हंसते हुए कहा कि वह जून जियान को पीछे हटते हुए और हार के रूप में देखा। अभी भी इस तरह के एक घमंडी मोर्चे पर डाल रहा है। क्या वह अभी भी सोचता है कि वह अतीत का लिन वांग है? वू वांग ने अपने ट्रेडमार्क चिकना मुस्कान के रूप में डाला, क्योंकि अन्य मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, लिन वांग कठिन वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ है और उसका सिर अभी भी बादलों में रह रहा है। ये जून किंग अधिक लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम नहीं है और उसके चले गए लिन पैलेस केवल उस कचरे के साथ छोड़ दिया जाता है। आइए देखें कि रुई लिन सेना कितनी देर तक चल सकती है। एक अन्य मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, HMPH, वह अभी भी खुद को एक महान सामान्य रूप से एक पूरी सेना के रूप में सोचता है, लेकिन उसने जो कुछ भी पूरा किया है वह अपने 2 बेटों को खो रहा है। वू वांग और अन्य मंत्री अपने भोज पर जारी रहे। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा था कि एक बार जब जून जियान ने उन पर वापस मुड़ गया था तो उनकी आंखों में एक चमक थी और जैसे ही वह दूर चला गया, उसके पीछे हटने ने अपने पूर्व विक्सिट्यूड्स को खो दिया और वह सख्ती के साथ घुस गया। जब वह पूरी सेना को कमांड कर रहा था तब से अलग नहीं था नायक जिसने आज क्यूई का राज्य बनाया। जब उन्होंने जून वू झी के आंगन में प्रवेश किया तो वह जड़ी बूटियों की परिचित खुशबू को सूंघ सकता था। जून वूजी हर्बल शंकु के 2 बर्तन पकड़े हुए था क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी फार्मेसी से बाहर निकलती थी जब उसने जून जियान को देखा था। दादा, उसने धीरे से फोन किया क्योंकि उसने उसे एक गर्म मुस्कान और सिर के साथ स्वीकार किया। आप अभी भी इनके साथ इधर उधर घूम रहे हैं? क्या आप हर समय घर पर रहने से उब रहे हैं? अगले महीने क्राउन प्रिंस अपने जन्मदिन का जश्न मनाएगा, मैं आपको साथ लाऊंगा। उसने उसे एक प्यार भरी मुस्कान दी। ठीक है, उसने अपने जवाब में इसे ज्यादा सोचा नहीं था। जून जियान मुस्कुराया और उसे कंधे पर थपथपाया। एक और शब्द कहे बिना वह अपने कमरे में वापस चला गया। जून वूजी उस स्थान पर खड़ी हो गई जब वह अपने गायब वापस देख रही थी। उसके पीछे के दृश्य के बाद ही वह फिर जून किंग के कमरे के लिए अपने रास्ते पर जारी रही। मेव छोटी काली बिल्ली चल रही थी जो चलते समय जून वू जेड के बछड़े के खिलाफ खुद को रगड़ रही थी। दादाजी की अभिव्यक्ति थोड़ी दूर थी। एमएमएम, जून वूजी ने भी देखा था। मेव, क्या ये क्राउन प्रिंस के जन्मदिन से संबंधित है? अध्याय 40, घोस्ट सिटी 1। यह एक उच्च मौका है। पूर्व वूजी जहां भी गया था परेशानी के साथ लाया। दादा मुझे इस तरह के एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आमंत्रित करने की पहल नहीं करेंगे। चूंकि वह अभी शाही अदालत से वापस आया था इसलिए शायद यह विचार सिंहासन पर आदमी से आया था। जून वूजी ने धीरे से काली बिल्ली का जवाब दिया क्योंकि वह चलना जारी रखती थी। म्याऊं, वह क्यों चाहता है कि आप क्राउन प्रिंस के जन्मदिन के जश्न के लिए जाएं? अन्य लोगों की आंखों में मेरे चाचा पहले से ही एक मृत व्यक्ति हैं। लिन पैलेस मेरे साथ युवा पीढ़ी के रूप में छोड़ दिया गया है, इसलिए उनके लिए लिन पैलेस को एक बच्चे के साथ छोड़ दिया जाता है। जब जून किंग की मृत्यु हो जाती है और जैसा कि दादा पहले से ही अपनी उम्र में उन्नत होता है, उनके बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें एक शो में क्या करना है। वे जून किंग की स्थिति पर मेरे दादा के मुंह से कोई भी जानकारी खोदने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अगर यह मेरे जैसे 14 साल का बच्चा था तो। इसके अलावा आपको क्या लगता है अगर एक लड़की जो एक आदमी द्वारा डंप की गई थी और वह अपने बड़े भाई के जन्मदिन के उत्सव में भाग लेती है और उसे दूसरों की उपस्थिति में एक अन्य महिला के साथ प्यार से देखती है, क्या यह अपने आप में एक मकसद नहीं है? जून वूजी आमतौर पर कुछ शब्दों की एक महिला थी, यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ भी वह शायद ही कभी लंबी बातचीत में लगी थी। हालांकि छोटी काली बिल्ली के साथ शब्द सिर्फ स्वाभाविक रूप से बहते हैं। मेव, छोटी काली बिल्ली के बाल उस पर खड़े थे। बेशर्म, ये बहुत अपमानजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह और दूसरा राजकुमार संबंधित हैं। सतह पर वे सभी अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में वे इस अवसर को लेना चाहते हैं कि आप आपको शर्मिंदा करें और आपको चेहरा खो दें। दुनिया में ऐसे बेशर्म लोग कैसे हो सकते हैं? ये ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए उनकी खुशी में दीवार बनाने दूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा। उसने उदासीनता से कहा कि एक ठंडी चमक के रूप में उसकी आंखों में चमकती है। उसे बुरा नहीं लगता। हालांकि उन लोगों ने भी अपने दादा और चाचा को उनकी गणना में रखने की हिम्मत की, तब वे उसे निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। मूर्ख लोग जो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। वह उस दवा के बर्तन में देखती थी जिसे वह पकड़े हुए थी। मेव, मास्टर, उन्हें अपनी ताकत दिखाओ। बेवकूफों के उस समूह को मार डालो।
जून वूजी अब नहीं बोला क्योंकि वह शांति से अपने दिमाग के साथ विचारों से भरा हुआ था। जून किंग बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा था, हालांकि अपने चरम पर वापस जाने के लिए उसे अधिक समय की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान वह निष्क्रिय नहीं होगी, उसके पास अपनी संवेदनात्मक भावना भी है और वह भी प्रशिक्षित करेगी, एक समय में एक कदम मजबूत होने और उन सभी मातमों को बाहर निकालने के लिए। उन सभी को साफ करें। अधिक शक्तिशाली होने के लिए उसे अपनी खेती शुरू करनी चाहिए। एक संवेदनात्मक भावना का होना उसका प्रमुख रहस्य था। जब से जून जियान ने उसे और अधिक अधिकार दिया था और अपने अधिकांश प्रतिबंधों को हटा दिया था, उसे संसाधन हॉल में अक्सर देखा जा सकता था, जहां उसे विभिन्न खेती तकनीकों के माध्यम से फ्लिप करते हुए देखा जा सकता था। अध्याय 41 घोस्ट सिटी। तो दुर्भाग्य से रिसोर्स हॉल में कोई भी किताबें उसके लिए उपयुक्त नहीं थीं। खेती की दुनिया में तकनीक और प्रथाएं सभी संवेदनात्मक भावना के प्रकार पर आधारित थीं। हथियारों और उन जानवरों के प्रकार रूपों में प्रत्येक के पास एक पूरी तरह से अलग तकनीक है। हालांकि जून वूजी की संवेदनात्मक भावना भी इन दो पारंपरिक श्रेणियों में नहीं आई, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना पढ़ती है, उसने प्रत्येक पुस्तक के माध्यम से कितना खाया, वह उसके लिए उपयुक्त एक भी खेती तकनीक नहीं पा सके। पबफ्यूट विज्ञापन। यदि वह किसी भी तकनीक को खोजने में सक्षम नहीं थी, तो वह अपनी आत्मा ऊर्जा की खेती नहीं कर पाएगी। वह एक पौधे की खेती की तकनीक को खोजने के लिए कहाँ थी? ये समस्या उसके लिए सिरदर्द बन गई। वह लिन पैलेस के भीतर इसे खोजने की कोई और उम्मीद नहीं करती है। एक विचार उसके दिमाग में चमक गया। इस शरीर की यादों में इस शाही शहर के भीतर एक गुप्त स्थान छिपा हुआ था। यह एक भूमिगत बाजार था जिसे प्रवेश द्वार को शहर के एकांत कोने में रखा गया था। कई दुर्लभ वस्तुएं जो शहर में नहीं मिल सकती थी, यहाँ पाई जा सकती हैं। इसमें बिक्री के लिए कई परंपरागत चीजें भी थीं। केवल अंतर यह था कि बिक्री पर आइटम पैसे के साथ नहीं खरीदा जा सकता है, वे केवल मूल्य में समकक्ष कुछ के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है। ये शुद्ध सरल वस्तु विनिमय व्यापार था। पूर्व वूजी एक बार वहां गया था जब वह मुजुआनफी के साथ तारीख पर था। जब तक वह उसे वहां नहीं लाया था तब तक वह शहर की दीवारों के भीतर पली बड़ी होने के बावजूद इसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानती थी। वह उस जगह को पसंद नहीं करती थी क्योंकि यह अंधेरा और उदास था। हालांकि वह जगह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वह अब सोच सकती थी और उसे एक उपयुक्त खेती तकनीक खोजने की उम्मीद में वहां एक यात्रा करने की आवश्यकता थी। उसका चेहरा इंपीरियल शहर में अच्छी तरह से जाना जाता था और उसे वहां गुप्त जाने की जरूरत थी। उसने विभिन्न जड़ी बूटियों को निकाला, कुछ पाउडर में पीस दिया, कुछ रस निकाले और उन्हें एक पेस्ट में मिलाया क्योंकि उसने इसे अपने चेहरे पर लगाया और ध्यान से ढाला और उसके चेहरे के आकार को बदल दिया। दर्पण में देखना अब एक युवा विद्वान दिखने वाला आदमी था। उसने थोड़ा ट्विक किया था और उसके चेहरे की विशेषताओं को एक अधिक मर्दाना रूप में बदल दिया और एक सफेद बागे में बदल दिया। भूमिगत बाजार में जाने से पहले उसे मुद्रा तैयार करने की आवश्यकता थी, जहां साधारण चांदी को बेकार माना जाता था। इन दिनों वह फार्मेसी में विभिन्न अमृत और औषधि बना रही थी और जून जियान और जून किम की वसूली में सहायता कर रही थी। उसने कुछ बोतलों को उठाया, उसे अपने बागे में भर दिया और रात के अभी भी पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। इंपीरियल शहर रात में बेहद शांत था और हालांकि यह पहली बार लिन पैलेस से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसने अपने शरीर की यादों को भूमिगत बाजार के प्रवेश द्वार के लिए पीछा किया। वह असंगत रेस्तरां के सामने रुक गई। यह एक विनम्र दिखने वाली जगह थी, सड़कों पर बैठने वाली किसी भी अन्य इमारतों से अलग नहीं। काउंटर पर बैठे एक वेटर था जो आलसी रूप से काउंटर टॉप पर अपना सिर आराम कर रहा था। जब उसने उसे देखा तो उसने नमस्ते नहीं कहा और लाजर को जारी रखा। अध्याय 42 घोस्ट सिटी 3। इस भूमिगत बाजार का प्रवेश द्वार इस असंगत जगह के पिछवाड़े में था। पिछवाड़े में सीढ़ियों की उड़ान के साथ एक प्रवेश द्वार को जमीन में गहराई से नीचे देखा जा सकता है। कुछ लोग जो सीढ़ियों पर चढ़ गए थे वे जून वूजी को देखते थे, एक पल के लिए दंग रह गए। ये बच्चा वास्तव में अकेले घोस्ट सिटी जा रहा है, कितना दुर्लभ है। वे अपने बीच फुसफुसाए जैसे ही वे चले गए। घोस्ट सिटी भूमिगत बाजार का नाम था। जून वूजी ने अंधेरे प्रवेश द्वार में कदम रखा क्योंकि वह धीरे धीरे कदम उठाती थी। जब वह अंत में नीचे पहुंची तो उसे एक जीवंत दृष्टि से अभिवादन किया गया। भले ही यह इंपीरियल शहर में एक शांत रात थी, यहाँ पर यह दूसरी दुनिया की तरह था। सड़कें विभिन्न लोगों के साथ अपने माल को बेचने के साथ जीवित थीं। यहाँ कोई दुकानें नहीं थीं, केवल मखमली लकड़ी ने सड़क पर अटे पड़े थे। ये लकड़ी के स्टैंड एक व्यक्ति की ऊंचाई के आसपास थे और वस्तुओं को वहां बिक्री के लिए रखा गया है। घोस्ट सिटी के प्रवेश द्वार पर 2 लोग तैनात थे। वे प्रत्येक ने एक मुखौटा पहना था और केवल तेज और शांत आंखों की एक जोड़ी को मुखौटा के भट्ठा के माध्यम से देखा जा सकता था। जून वूजी उनके पास चला गया और वे पलक भी नहीं झपकाए। म्याऊं, छोटी काली बिल्ली ने उसे बारीकी से पीछा किया क्योंकि यह उनके सामने दृष्टि को देखता था। मालकिन, हम आपके लिए एक उपयुक्त खेती तकनीक कैसे खोजने जा रहे हैं। अगर यह मेरे लिए उपयुक्त है, जब हम इसके पास होते हैं तो थोड़ा कमल इसे महसूस करने में सक्षम होता।
जून वूजी फुसफुसाए, प्रत्येक खेती तकनीक में एक छोटी सी आध्यात्मिक छाप थी और यदि यह संवेदात्मक भावना के लिए इसे खेती करने के लिए उपयुक्त था तो उनके बीच एक आध्यात्मिक प्रतिध्वनि होगी। यह उसे इस विशाल बाजार में रखी गई वस्तुओं के इस असंख्य के बीच इसकी पहचान करने में मदद करेगा। मेव, क्या आप सुनिश्चित हैं कि थोड़ा रोते हुए बेवकूफ कुछ भी महसूस करने में सक्षम होगा? लिटिल ब्लैक कैट ने लिटिल लोट्स को अवमानना में पकड़ लिया। जब भी वे मिले, ये केवल रोना जानता था। हम पहले चारों ओर एक नज़र डालेंगे। जून वूजी अभी भी आशा के एक छोटे से स्ट्रैंड पर आयोजित किया गया है। लिन पैलेस में विशाल पुस्तक संग्रह के माध्यम से जाने के बावजूद लिटिल लोट्स को किसी भी खेती तकनीकों के लिए एक भी प्रतिक्रिया नहीं थी। यह उसका आखिरी उपाय था। घोस्ट सिटी बड़ा था, लेकिन जून वूजी विशुद्ध रूप से किताबों पर केंद्रित था और उसे किसी भी अन्य चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वह भीड़ के माध्यम से छलनी थी क्योंकि उसने प्रत्येक स्टॉल पर प्रदर्शन पर आइटम का ध्यान से निरीक्षण किया था। केवल एक चीज थी, जब लोगों का एक समूह एक साथ भीड़ करता है तो आसपास का विभिन्न प्रकार के गंध, पसीने, इत्र के साथ मिलाया जाता है और इस बाजार में लोगों की संख्या छोटी नहीं थी। इससे तापमान में वृद्धि हुई जिससे ये गर्म, आर्द्र, भरी हुई और बदबूदार हो गई। दूसरों के लिए, वे यहाँ बिक्री पर आइटम के बारे में बहुत उत्साहित थे और इस तरह की छोटी सी परेशानी के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि वूजी के लिए ये संयोजन उसे पागल कर रहा था। उसने अपने भौंक को झुर्रियों के रूप में किसी के साथ संपर्क में नहीं आने की पूरी कोशिश की क्योंकि उसने भीड़ के माध्यम से अपने छोटे शरीर को बुनाई की थी। ये जगह वह निश्चित रूप से फिर से नहीं आएगी। छोटी काली बिल्ली जो उसके पक्ष में निचली थी, वह स्पष्ट रूप से उसकी भयावह नसों को महसूस कर सकती थी। अपनी मालकिन के लिए, जैसे गंध की तीव्र भावना थी, ये जगह बस नरक थी। अध्याय 43। जीर्ण शीर्ण पुस्तकें 1। मेवटिल्ड, छोटी काली बिल्ली उसकी नसों को शांत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। दुर्भाग्य से उसकी कठोर अभिव्यक्ति और गंभीर रूप से बंद होठों से इसका कोई प्रभाव नहीं था। घोस्ट सिटी बस बहुत बड़ा था। इन कठोर परिस्थितियों में उसके पास एक कठिन समय था और खेती की किताबों की तलाश में था क्योंकि वहां बेची गई वस्तुएं विशेष दुकानें नहीं थीं, बल्कि व्यक्तिगत विक्रेता थे जिन्होंने कुछ भी और सब कुछ बेचा था। बड़ी कठिनाई के बाद वह आखिरकार एक कम व्यस्त जगह पर पहुंच गई क्योंकि वह थोड़ा शांत हो गई। यहाँ स्टालों को दूर से बिखरे हुए थे। जैसा कि वह आगे बढ़ने वाली थी, उसने महसूस किया कि रिंग से उत्सर्जित गर्मी का एक निशान था। वह अपने ट्रैक में रुक गई। वह अपनी अंगूठी को गर्म महसूस कर सकती थी। क्या ये यहाँ है? खेती की तकनीक। ये पहली बार था जब लिटिल लोट्स ने किसी भी चीज का जवाब दिया था क्योंकि उसने अपने परिवेश को गौर से स्कैन किया था। जहां वह वर्तमान में जमे हुए थे, वहां कुल 10 स्टॉल थे। उसकी आंखें चारों ओर घूमती थीं क्योंकि उसकी टकटकी अंत में एक स्टॉल पर उतरी थी जिसमें बिक्री पर कुछ पुरानी किताबें थीं। स्टैंड पर प्रदर्शित किया गया था, जो जीर्ण शीर्ण पुस्तकों का एक समूह था, जिनमें से कुछ भी कवर मुश्किल से बरकरार थे, कुछ किताब भी नहीं पढ़े जा सकते थे। मैनिंग द स्टार एक पीला था, जो अनचाहे किशोरी का सामना कर रहा था, जो शबली कपड़े पहने हुए था। वह एक लकड़ी के स्टूल पर बैठा था, बांस की पत्ती के एक ब्लेड पर चबाना और खुशी से मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह एक किताब में गहराई से तल्लीन था जिसे वह पकड़े हुए था। यहाँ तक कि जब जून वूजी अपने बूथ के सामने खड़ा था तो उसने जवाब नहीं दिया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ परेशान नहीं किया क्योंकि वे दोनों ने अपनी बात की थी। जून वूजी अब उसके सामने प्रदर्शित पुस्तकों की पंक्ति पर केंद्रित था क्योंकि उसने लिटिल लोट्स की प्रतिक्रिया की तीव्रता को बहुत मजबूत महसूस किया था क्योंकि वह किताबों के करीब आई थी। उसे यकीन था कि उसे जो पुस्तक चाहिए वह इन पुस्तकों के भीतर होनी चाहिए। सभी जीर्ण शीर्ण पुस्तकों ने अपने कवर की पूर्व महिमा को खो दिया हो सकता है, लेकिन उनकी सामग्री अभी भी बरकरार थी। तथापि कुछ समय के लिए सामग्री के माध्यम से फ्लिप करने के बाद उसके भौंकने के बीच एक भ्रूभंग दिखाई दिया। ये किताबें खेती पर किताबें नहीं थीं। ये किताबें स्पष्ट रूप से एक माली के लिए थीं। सामग्री ने लोगों को सिखाया कि पौधों और फूलों को कैसे उगाया जाए और खेती से बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। उसके विद्वानों के मर्दाना चेहरे पर उसके होंठ चिकोटी काट रहे थे क्योंकि उसने अपने भीतर की खुद की रचना करने की कोशिश की थी। लिटिल लोट्स तीव्र प्रतिक्रिया निश्चित रूप से इन बागवानी पुस्तकों से संबंधित थी। वह जानती थी कि अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं है कि वे बाहर थे, तो लिटिल लोट्स अपने मानव रूप में बदल गया और उन सभी को छीन लिया। लिटिल लोट्स किनारे पर था क्योंकि वह बदल नहीं सकता था और किताबों को खुद ले जा सकता था। वह उससे आग्रह करता रहा, प्यारे प्यारे मास्टर, कृपया इन सभी घर लाओ। प्रिय सर्वशक्तिमान मास्टर, कृपया इन पुस्तकों को घर लाओ। प्रिय प्यारे मास्टर, कृपया लाओ। जून वूजी ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। उसने स्वीकार किया था कि उसकी संवेदात्मक भावना एक दुर्लभ पौधे प्रकार का कमल थी और उसने खुद को अपने भाग्य के लिए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब जब वह अपनी खेती को शुरू करना चाहती है, तो ये छोटा आदमी चाहता है कि वह कुछ बागवानी किताबें उठा सके। जून वूजी छोड़ना चाहते थे, लेकिन लिटिल लोट्स ने विनती की और उसे किताबों को वापस लाने का आग्रह किया। म्याऊं, छोटी काली बिल्ली ने एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ जून वूजी को देखा।
हम अनजाने युवाओं ने आखिरकार अपनी किताब से खुद को दूर कर दिया और देखा कि कोई है जो उसने अपना सिर उठाया था, और आलसी ने अपने स्टॉल के सामने विद्वानों के युवाओं को देखा, जैसे कि एक आइटम का मूल्यांकन करते हुए उसने जून ऊंचाई को सिर से पैर तक देखा। अध्याय 44 जीवनशील पुस्तक 1-2। स्वागत। एक बार जब अनचाहे युवा ने देखा कि कोई उसके सामान के माध्यम से ब्राउज कर रहा है, तो उसने तुरंत अपनी किताब को दूर कर दिया और एक बहुत ही उज्ज्वल मुस्कान दी। हालांकि उनके पीले चेहरे पर गंदगी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे अच्छी व्यावसायिक मुस्कान दी। कृपया एक नज़र डालें, यदि आप कुछ भी देखते हैं जो आपको रुचिकर करता है तो मुझे बताएं, उन्होंने उत्साह से कहा। जून वूजी ने एक मुस्कुराहट को मजबूर किया क्योंकि उसके होंठ एक सीधी रेखा में कस गए। वह अभी भी इन किताबों पर विवादित महसूस करती थी क्योंकि उसने गर्म अंगूठी के खिलाफ अपनी उंगलियां फाड़ दी थीं। आप इन पुस्तकों के बदले में क्या चाहते हैं? जून वूजी ने ठंड से पूछा। वह आशा और उम्मीदों से भरी इस बाजार में आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसके बजाय कुछ जीवनशील बागवानी पुस्तकों के लिए व्यापार समाप्त करेगी। ये सब, आप इन सभी पुस्तकों को चाहते हैं? अनचाहे युवा ने एक उज्ज्वल मुस्कान को चमक दिया क्योंकि एक उत्साहित चमक उसकी आंखों में चमकती थी, जैसे कि एक मोटी भेड़ को देख रही हो। हाँ, उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। वह सब चाहती थी कि वह जल्दी से इसे खत्म कर दे और अपनी खेती तकनीक की किताब की तलाश में रहे। सभी 5 उंगलियों पर जोर देते हुए एक गंदे हाथ को बाहर निकालते हुए अनचाहे युवा मुस्कुराए। 5 पूर्वी मोती। जून वूजी ने उसे खाली रूप से देखा, किताबों को देखा और तेजी से दूर चलने के लिए चारों ओर घूम गया। एक पूर्वी पल का मूल्य सोने के 1 टन के बराबर था। ये लाखों सोने के सिक्के होंगे। इस युवा की शुरुआती कीमत हास्यास्पद रूप से अत्यधिक थी। अरे अरे, मत जाओ, मत छोड़ो। जब वह अपनी बारी से दूर हो गया तो युवा तुरंत भड़क गया। जून वूजी ने भी उसके साथ परेशान नहीं किया और रिंग के चमकने लगे और अचानक प्रकाश का उज्ज्वल फट गया। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, उसकी तरफ से एक चिंतित अभी तक कोमल आवाज आई। जून वूजी को चौंका दिया गया क्योंकि उसने अपनी दाहिनी आस्तीन पर नजर डाली। इस छोटी सी कमल ने उसे धता बताने की हिम्मत की। इन जीवनशील पुस्तकों के लिए उन्होंने वास्तव में उसे परिभाषित किया और इतने खुले तौर पर बदल दिया। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उनकी उपस्थिति की आंख को कैसे पकड़ लिया गया था। जब वह इस तरह के अंधेरे वातावरण में प्रकाश के उज्ज्वल फटने को दिखाई दिया तो हंगामा करने के लिए पर्याप्त था। एक मजबूत कमल की खुशबू उसके अचानक उपस्थिति के साथ हवा में तैर रही थी। इसने कई लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया था और वे सभी अपनी पटरियों में रुक गए थे और चारों ओर देखना शुरू कर दिया था। यदि केवल वह जानती थी कि कैसे, वह उसे सीधे उस आत्मा की दुनिया में वापस भेज देती है जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। चुप रहो और अभी भी रहो। जून वूजी बढ़ गया। किसी को नहीं पता था कि उसके पास एक संवेदनात्मक भावना थी और अगर यह यहाँ उजागर हो गया तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अपने भोज के दौरान अनकमित युवा उसे पकड़ने में कामयाब रहे थे और उनके हाथों में भी कुछ किताबें थीं जिनमें उन्होंने अपनी रुचि का संकेत दिया था। कृपया मत जाओ। अगर आपको लगता है कि यह बहुत अधिक है तो मैं आपको छूट दे सकता हूँ। 4 मोती के बारे में कैसे? वह अपने रास्ते में बाधा डालने के लिए उसके सामने भाग गया क्योंकि उसने हाथ में किताबें बेचने की कोशिश की। जून वूजी को पता था कि अगर वह इन किताबों को नहीं खरीदती तो लिटिल लोट्स एक उपद्रव को लात मारने के बिना उसे वापस नहीं जाने देती। उसने इस्तीफे में आह भरी क्योंकि उसने युवाओं को देखा और कहा, मेरे पास कोई पूर्वी मोती नहीं है, केवल अमृत। अमृत। अनचाहे युवा ने अपनी निराशा को मंगवाने के लिए परेशान नहीं किया क्योंकि उसने अपना सिर खरोंच किया और उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई क्योंकि उसने कहा, मैं ऐसी जगह से अमृत के साथ क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अगर आपके पास कोई पूर्वी मोती नहीं है तो इसके बारे में भूल जाओ। वह मुड़ गया और वापस आ गया। जैसा कि उन्होंने ऐसा किया, लिटिल लोट्स ने संघर्ष करके और अपनी आस्तीन में लात मारकर अभिनय करना शुरू कर दिया। जून वूजी का चेहरा पूरी तरह से काला हो गया। अध्याय 45 जीवनशील पुस्तकें 3। उसने एक पल के लिए विचार विमर्श किया, लेकिन आखिरकार बाहर घुट गया। रुको। अनजाने युवाओं ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया क्योंकि उन्होंने एक उदासीन रूप दिया क्योंकि उन्होंने कहा, वास्तव में बहुत खेद है, मुझे अमृत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है। जून वूजी ने सिर हिलाया। उनकी प्रतिक्रिया में विपरीत स्पष्ट था। मुझे बस आपको ये बताने की जरूरत है कि मुझे इस आसपास के क्षेत्र में एक स्टॉल कहाँ मिल सकता है जो अमृत को स्वीकार करता है और मैं इसे आपके इच्छित किसी चीज के लिए व्यापार कर सकता हूँ। उसने उससे सीधे तरीके से पूछा। उसने उसकी ओर देखा क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए जानबूझकर देखा क्योंकि उसने अपनी नाक को छुआ और जवाब दिया, वास्तव में एक आदमी है जो अमृत के लिए पूर्वी मोती का व्यापार करता है। ये सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार का अमृत वह चाहता है वह थोड़ा सा है। सच्चाई से मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा है जैसे कि वह अमृत का प्रकार है जो वह चाहता है। उसके सामने ये बच्चा एक तरह का नाजुक लग रहा था और वह अपनी आशाओं को छेड़ना नहीं चाहता था और उसे इतने सारे अन्य लोगों के सामने अपमानित किया। हालांकि घोस्ट सिटी में इस तरह के एक युवा बच्चे को शायद ही कभी देखा गया था। इतनी कम उम्र में किस तरह के अमृत को संभवतः पूर्वी मोती के लिए व्यापार करना था।
मुझे वहां ले आओ, जून वूजी कर्टली ने कहा। युवाओं ने उसकी चौड़ी आंखों को देखा क्योंकि उसने अपने खाली स्टॉल पर वापस देखा। यदि व्यापार सफल है तो आपके 4 पूर्वी मोती के अलावा मैं आपको अमृत की एक बोतल दे सकता हूँ। जून वूजी ने अपनी अनिच्छा देखी थी और इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया था। मैं वास्तव में आपका अमृत नहीं चाहता। अगर मैं एलिक्सिर चाहता था तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद को गिड़गिड़ाया और खुद को म्यूट कर दिया। उसने इस बच्चे को उसके सामने देखा और इस भयावह भावना को भीतर नहीं रख सका। किसी तरह उसने महसूस किया था कि उसके सामने खड़े इस बच्चे के बारे में कुछ अलग था। वह जो शांति से निकली थी वह उन सभी अन्य लोगों से बहुत अलग थी जो वह घोस्ट सिटी में आए थे। आमतौर पर प्रमुख घरों के युवा स्वामी उन पर फाविंग करने वाले लोगों के झुंड के साथ चारों ओर घूमते हैं। ये बच्चा हालांकि अपनी कम उम्र के बावजूद एक आत्मविश्वास का उत्सर्जन करता है जो शायद ही कभी देखा गया था। और ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी की जगह पर भी आपका साथ दे सकता हूं क्योंकि यह इतने दिन हो चुके हैं कि मैं यहाँ रहा हूं और आप एक प्रस्ताव देने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि निर्णायक रूप से वह सभी आशंका के रूप में वह गायब हो गया था। अनकमेट युद्ध स्टॉल की तुलना में पूर्वी मोती बेचने का ये स्टॉल लोगों के साथ पैक किया गया था क्योंकि भीड़ विभिन्न खजाने में खड़ी थी। 9 बड़े चमकदार मोती को एक मखमली बॉक्स के चारों ओर रखा गया था। इसके चारों ओर इन चमकदार मोती के साथ पूर्वी मोती लुभावनी इंद्रधनुषी चमक के साथ चमकते हुए लगता है। पूर्वी मोती के अलावा इस स्टॉल ने विभिन्न ग्रेड के कई अन्य आध्यात्मिक रत्न भी बेचे। संवेदात्मक भावना के बाद अपने गुरु के साथ बंधन स्थापित किया है और अंगूठी का गठन किया है। ऐसे रत्न और मोती उत्कृष्ट खेती संसाधन थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण कर सकते थे और बंधन को बढ़ा सकते थे। सामान्य कीमती रत्नों की तुलना में इस तरह के आध्यात्मिक रत्न बहुत अधिक मूल्य के थे। प्रत्येक आध्यात्मिक रत्न छलांग और सीमा से किसी की खेती में सुधार कर सकता है। हालांकि कीमत अत्यधिक थी, इसलिए ये संसाधन आमतौर पर अमीर और शक्तिशाली के लिए सीमित होते हैं। लिन पैलेस के पास अपनी तिजोरी में इनमें से कुछ को सुरक्षित करने के लिए विलासिता थी क्योंकि संस्थापक सम्राट ने उन्हें अपनी सैन्य गुणों के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक उदार राशि दी थी। जून जियान ने विशेष रूप से जून वू जेड के लिए कुछ शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक रत्नों को अलग कर दिया था जब वह उम्र के हो जाने के बाद उपयोग करने के लिए थी, लेकिन उनका उपयोग करने का कोई मौका नहीं था। अभी के लिए जून वू जी को इन आध्यात्मिक रत्नों में बहुत कम रुचि थी। उनका उपयोग करना बहुत जल्दी था क्योंकि उसे एक उपयुक्त खेती तकनीक भी नहीं मिली थी। यह एक बच्चे की तरह था जो इसे पहले चलाने की कोशिश कर रहा था कि यह भी सीखा कि कैसे क्रॉल करना है। स्टॉल का मालिक अपने 50 के दशक में एक आदमी था। एक पाइप धूम्रपान करता था क्योंकि उसने खुले तौर पर अपने स्टॉल के आसपास के सभी संरक्षक का पता लगाया था। यहाँ तक कि इस तरह के एक आचरण के साथ उनके स्टॉल पर भीड़ का मन नहीं था। वास्तव में अधिक लोगों ने चारों ओर भीड़ करने लगे। अध्याय 46। यह एक छोटी सी दुनिया है। 1 अंतर अनकमेट युवा पीड़ा में घुस गया क्योंकि संरक्षक में अंतर स्पष्ट था। आप उन पूर्वी मोती चाहते हैं? जून वूजी ने प्रदर्शन पर पूर्वी मोती की ओर इशारा किया। युवाओं ने सिर हिलाया। जैसा कि उसने भीड़ के माध्यम से सामने की ओर जाने के लिए अपना रास्ता बुना था, वह भीड़ के भीतर खड़े 2 परिचित आंकड़ों को पाकर आश्चर्यचकित थी। एक सुंदर युवक ने एक भव्य ब्रोकेड पहने जिसमें एक सुंदर युवा युवती थी जो सुरुचिपूर्ण सफेद बागे में कपड़े पहने हुए थी, जो स्टॉल से पहले खड़ा था। यह आकर्षक युगल आंख पकड़ रहा था क्योंकि लोग उनकी प्रशंसा करने के लिए झलकते रहे। इस जगह में कुछ अच्छी चीजें हैं, युवक ने धीरे से कहा कि उसकी बादाम की आंखें उसकी महिला साथी से चिपकी हुई थी। महिला ने बस घमंड की हवा के साथ सिर हिलाया। छोटी काली बिल्ली जो जून वू जेड के पक्ष में थी बैलिस्टिक हो गई। ये फर के अंत में खड़ा था क्योंकि यह फुलाता था। वह व्यभिचारी युगल दंपति ठीक मो जुवानफी और बाई यू जियान थे। जून वूजी लापरवाही से बहुत अधिक प्रतिक्रिया के बिना नजर डाली। इन 2 आध्यात्मिक रत्नों के साथ साथ ही 9 पूर्वी मोती काफी कुछ हैं। मोजुवानफी ने चाहते हुए। उस घटना के बाद से बायू जियान बहुत उदास था और कभी मुस्कुराया नहीं था। उसने अपनी मुस्कान बनाने के लिए सभी साधनों और तरीके की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया था जब उसने अचानक भूत शहर के बारे में सोचा था। अपने सभी उपन्यासों और दुर्लभ वस्तुओं के साथ उन्हें यकीन था कि उन्हें उसके साथ खुश करने के लिए कुछ मिल सकता है। कुछ समय के लिए घोस्ट सिटी के बारे में टहलने के बाद बायू जियान को स्थानांतरित नहीं किया गया था। वह किंग कबीले संप्रभु के शिष्य थे। उसने किन दुर्लभ चीजों को नहीं देखा था। उन्होंने लगभग पूरे बाजार की जगह पर कंघी की थी जब उसे आखिरकार कुछ मिला जिसने उसकी रुचि को पकड़ लिया। प्रत्येक आध्यात्मिक मणि मुश्किल से उसकी पिनकी उंगली की नाखून का आकार था, लेकिन ये बड़ा माना जाता था और यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था क्योंकि उनके संवेदात्मक आत्माओं ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 9 पूर्वी मोती ने एक राज्य का एक राजकुमार बना दिया क्योंकि मुजुवानफी ने उन्हें प्रशंसा के साथ देखा था। इंपीरियल ट्रेजर वॉल्ट में इस तरह के उत्तम गुणवत्ता वाले पूर्वी मोती बहुत दुर्लभ थे। ये 9 पूर्वी मोती क्राउन के लिए एक आदर्श फिट है जो मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। आप उन्हें पसंद करते हैं?
उसने अपनी आंखों में देखा, ये देखते हुए कि क्या वह अपने शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ को समझती है। बाई यूजियान ने सिर हिलाया क्योंकि वह अंत में एक मुस्कान से बाहर निकल गई, जबकि इस जोड़े ने अपने फ्लैटी एक्सचेंज को जारी रखा, लेकिन भीड़ आपस में फुसफुसा रही थी और अपने स्वयं की कुछ कहानियों को काट रही थी। उनके आसपास के सभी लोग लंबे समय से जानते थे कि यह कुख्यात जोड़ी कौन थी। पहले जब मो जुवानफी और जून वूजी आधिकारिक तौर पर लगे हुए थे, तो मो जुवानफी सहानुभूति का विषय था। सभी ने उसे पिटाई की और उसके साथ सहानुभूति रखी। हालांकि अब जब वह बाई यूजियान के साथ था, तो वही ईर्ष्या और नफरत का उद्देश्य बन गया क्योंकि आसपास के लोग उसे स्पष्ट रूप से घूरते थे। जून वूजी को कुख्यात रूप से एक अत्याचारी के रूप में जाना जाता था। यद्यपि वह एक फूल के रूप में सुंदर थी, उसके व्यक्तित्व और कार्यों ने उसके रूप को देखा था। बहुत से लोग उस उग्र स्वभाव को खड़े नहीं कर सकते थे। बाई यूजियान पूरी तरह से अलग था। न केवल वह सुंदर थी, उसने अपने कोमल प्रदर्शन और मृदुभाषी तरीके के साथ एक आकाशीय की आभा को बाहर कर दिया। इसे बंद करने के लिए वह किंग्यू कबीले संप्रभु की शिष्य थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कई पुरुषों की देवी थी, और जब खबर ये थी कि मो जुवानफी और वह एक साथ थे, तो इसने हर तरह से दुश्मनी को जगाया। लोगों ने बाई यूजियान का सम्मान किया जब उन्होंने उसे वास्तविक जीवन में देखा और जून वूजू को घेर लिया क्योंकि वे आपस में बकवास करते थे। शब्द के लिए शब्द, इन सभी को जून वूजी द्वारा सुना गया था, लेकिन वह शांत और एकत्र रही। एक भी प्रतिक्रिया या अभिव्यक्ति नहीं देखी जा सकती है। इसके बजाय उसके द्वारा खड़ी छोटी काली बिल्ली ने अपना सारा धैर्य खो दिया और लाल देखा। ये सब अब करना चाहता था कि इससे पहले खड़े इन सभी इम्बसील्स को चार्ज करना था और उन सभी को पहुंचना था। इसने मैनहट्टन से कहा, इन इम्बसील्स को क्या पता है, वे मेरी मालकिन के साथ उस महिला की तुलना कैसे कर सकते हैं। अध्याय 47। यह एक छोटी सी दुनिया है। 2 TSK किंग्यू कबीले के बारे में क्या बहुत अच्छा है, ये ध्यान देने योग्य भी नहीं है। तिरस्कार से भरा एक आवाज जून वूजी की तरफ से आए और उसने मुड़कर देखा कि उसके सिर के पीछे हाथों से बांस के पत्ते के एक ब्लेड पर चबाते हुए उसकी सांस के नीचे अनचाहे युवा गुनगुनाते हुए देखा गया। उन्होंने आसपास की भीड़ को दिया जो बाई यूजियान को अवमानना की नजर रख रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह बहुत नर्म रूप से था, लेकिन जून वूजी ने जो कहा वह पकड़ा था। जब युवक ने जून वू जेड के टकटकी से मुलाकात की, तो उसने उसे मुस्कुराहट दी और वह हंस गया। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे अमृत में कोई दिलचस्पी नहीं थी? स्वाभाविक रूप से मुझे किंग्यू कबीले में भी दिलचस्पी नहीं होगी। युवाओं ने यह समझाने की कोशिश की, लेकिन जून वूजी ने उसे कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह उसके पिछले हिस्से में घूमती थी। वह असहाय रूप से खुद को हंसा और कहा, और नहीं, आप इन 2 आध्यात्मिक रत्नों और 9 पूर्वी मोती के बदले में क्या व्यापार करना चाहते हैं? एक बार जब मो जुवानफी ने अपने प्यारे पर मुस्कान देखी, तो उसने उस पर फैलने का फैसला किया। उस समय जब मो जुवानफी जून वूजी को घोस्ट सिटी में लाया, न कि एक भी सोने का सिक्का खर्च किया गया। वे केवल कुछ सड़कों पर चले गए थे और वे वापस चले गए। अब बाई यूजियान के साथ उसकी तरफ से वह बहुत अधिक उदार था। बूढ़े व्यक्ति ने मो जुवानफी को देखा, पाइप से कुछ धुएं को उखाड़ फेंका और लापरवाही से कहा, मैं केवल अमृत स्वीकार करता हूँ। मो जुवानफी को थोड़ा चौंका दिया गया। एक राष्ट्र के दूसरे राजकुमार के रूप में उन्होंने सभी प्रकार के खजाने देखे थे और उनमें से एक बड़े हिस्से तक पहुंच थी। हालांकि चिकित्सा प्रगति और अमृत के संदर्भ में क्यूई राज्य को इसके समकक्षों के रूप में विकसित नहीं किया गया था, और यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी उन्हें कमी थी। इस भी मूल्यवान औषधि और अमृत को एक अलग तिजोरी में बंद कर दिया गया था जिसमें उनकी कोई पहुंच नहीं थी। मैं जैद के लिए आपके साथ इसका व्यापार नहीं करूंगा, मो जुवानफी ने काउंटर किया। वह बाई यूजियान के सामने चेहरा खोना नहीं चाहता था क्योंकि उसने लापरवाही से अपनी हथेली के रूप में लगभग ठीक जैद का एक टुकड़ा निकाला था। यह जैद वास्तव में एक दुर्लभ खजाना था। मो जुवानफी को बाई यूजियान को प्रभावित करने के लिए निर्धारित किया गया था। दुर्भाग्य से बूढ़े आदमी ने इसे एक नज़र देने की जहमत नहीं उठाए और अपने पाइप को धूम्रपान करना जारी रखा। ये स्पष्ट था कि वह रुचि नहीं रखता था। अगर ऐसा इंपीरियल सिटी में हुआ होता तो मो जुवानफी को नाराज करने और उसे कोई चेहरा नहीं देने की हिम्मत कौन करता था? वह एक प्रतिष्ठित राजकुमार था और वह वास्तव में आपसे कुछ खरीदना चाहता था, और इसका मतलब था कि उसने आपको अपनी दृष्टि में रखा था और यह खुद को सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए। यदि आप अनुपालन नहीं करते हैं तो गार्डस्टाल और कालकोटरी में फेंके गए व्यक्ति को नष्ट कर देंगे। लेकिन ये भूत शहर था। यद्यपि यह इंपीरियल शहर के नीचे खोला गया था, लेकिन ये क्यूई के राज्य के स्वामित्व में नहीं था। यह एक रहस्यमय मूल द्वारा खोला और प्रबंधित किया गया था जिसमें ब्रॉनी गार्ड्स पहने हुए और बाजार के भीतर ऑर्डर को बनाए रखते थे। ये वास्तव में एक अनूठी जगह थी जो मुख्य धारा से दूर छिपी हुई थी, लेकिन इन गार्डों को ट्राइफ नहीं किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेचते हैं, कोई भी परेशान नहीं करता है। हालांकि अगर कोई व्यापार से मेल नहीं करके परेशानी को दूर करना चाहता है तो गार्ड तुरंत उस व्यक्ति को बाहर फेंक देंगे। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गंदे ट्रिक खेलने की कोशिश की थी। उन्हें बाहर आमंत्रित किया गया था और उन्हें घोस्ट सिटी में लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
संकट मोर्चों पर एक शून्य सहिष्णुता नीति थी। एक बार जब प्रधानमंत्री के बेटे को सड़कों पर फेंक दिया गया था और पूरे परिवार को बदनाम कर दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने भूख शहर में कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की और ये दिखावा करके चुपचाप पीड़ित किया कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। तब से लोगों को पता था कि घोस्ट सिटी के पीछे की पहचान एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से होनी चाहिए और किसी ने फिर से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। मोजुवानफी के लिए वह नहीं जानता था कि वास्तव में घोस्ट सिटी के पीछे कौन था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था। यदि वह करता है तो वह प्रधानमंत्री के बेटे के समान परिणाम के साथ समाप्त हो सकता है। अध्याय 48। यह एक छोटी सी दुनिया है। 3। मोजुवानफी ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति पर था क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की थी। बाई यूजियान ने अपने भौंक को थोड़ा झुर्रियों से उड़ा दिया क्योंकि उसने आगे बढ़कर उस बूढ़े को एक छोटी चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल सौंपी। ये पर्याप्त होना चाहिए। उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर की ओर झुकाया और तस्करी से पूछा। बूढ़े आदमी ने बोतल ले ली क्योंकि उसने अपने भौंक को उठाया और उसकी तरफ देखा। सभी दर्शकों ने अपनी गर्दन को देखा कि किंग यू क्लान संप्रभु के शिष्य ने क्या सौंपा। ये निश्चित रूप से अच्छा सामान होना चाहिए। बूढ़े आदमी ने बोतल खोली और एक फुसफुसा लिया। एक बार जब उसने बोतल खोली तो एक मीठी ताज़ा खुशबू ने परिवेश को अनुमति दी और भीड़ को छोड़ दिया। ये है, उन्होंने एक आवाज में पूछा। बाई यू जियान ने कहा और जवाब दिया, ये किंग यू कबीले की कुख्यात किंग यू की गोली है। एक बार जब ये शब्द उसके मुंह से बाहर आ गए तो हर जगह हौंफते हुए देखा जा सकता था। किंग यू की गोली, यह अफवाहपूर्ण अमृत था जो कि किंग यू कबीले के संप्रभु द्वारा व्यक्तिगत रूप से मनगढ़ंत था। जीवन की बचत की गोली के रूप में जाना जाने वाला कुख्यात था, यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो कब्र में आधा पैर रखता था एक दिन में एक गोली होने से अपने जीवनकाल का विस्तार कर सकता था। ये नुस्खा एक बारीकी से संरक्षित रहस्य था और संप्रभु एक और एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि इस गोली को कैसे जोड़ दिया जाए। इसके लिए कई राजाओं और शासकों ने उस पर अपना हाथ पाने के लिए सभी साधनों और तरीकों की कोशिश की थी। इस बार बाई यू जियान ने इस यात्रा को विशेष रूप से सम्राट को इस बेशकीमती अमृत को वितरित करने के लिए क्यूई के राज्य की यात्रा की थी, जिसे उसने अभी अभी सौंप दिया था। वह विशेष रूप से उसे अपने मास्टर द्वारा अपने उपयोग के लिए दिया गया था। इस गोली का नाम पूरे विभिन्न देशों में गूंजता हुआ था और यह एक भ्रामक नाम था जो बहुत से चाहते थे लेकिन उनके हाथ नहीं मिल सकते थे। वह वास्तव में किंग यू क्लान संप्रभु के शिष्य होने के नाम पर रहती है। वह इतनी आसानी से किंग यू की गोली को बाहर निकाल सकती है। ये बूढ़ा वास्तव में भाग्यशाली है और बड़े समय के लिए इसको किया है। बहुत से लोग गुप्त रूप से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वे उस छोटे चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल पर अगपे को घूरते थे, जैसा कि उन्होंने हश टोन में चर्चा की थी। एक किंग यू की गोली के लिए इन वस्तुओं को बदलना बाई यू जियान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। आप क्या जानते हैं, इन गोलियों को व्यक्तिगत रूप से किंग यू क्लान के संप्रभु द्वारा मनगढ़ंत किया गया था। यहाँ तक कि अगर उसने इसे समाप्त कर दिया तो उसे बस इतना करना है कि वह बस अपने गुरु से अधिक मांगे, उसे अपने जैसे साधारण लोगों के साथ न मिलाएं। उसके लिए ये गोलियां उतनी लायक नहीं हो सकती हैं। दर्शकों में से एक ने कहा कि वह उसके सामने स्वर्ण जोड़े को देखती है। बाई यू जियान के साथ हुक करने में सक्षम होने के लिए दूसरा राजकुमार प्रभाव कुछ पायदानों से ऊपर चला गया था। बाई यू जियान निश्चित रूप से जून वूजी से एक अलग लीग में था। हालांकि इन्हें हाश टोन में बोला गया था, फिर भी यह सुना जा सकता था और बाई यू जियान ने मंजूरी में सिर हिलाया क्योंकि वह मोजुवानफी की ओर मुस्कुराया था। हालांकि अमृत को सूंघने के बाद बूढ़े आदमी ने बस कवर को वापस भर दिया और बोतल को वापस उसके पास चकित कर दिया। बाई यू जियान का मुस्कुराते हुए चेहरे को कठोर कर दिया गया। ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। बदलना नहीं। उन्होंने कहा कि जब वह एक पीछे की स्थिति में वापस बैठा और धीरे धीरे एक गहरी सांस में बैठ गया और अपने पाइप से धुएं को उड़ा दिया। उस क्षण के लिए सभी की आंखें लगभग बाहर निकल गईं। क्या ये बूढ़ा आदमी पहले से ही चला गया था? वह किंग यू की गोली थी। बाई यू जियान की मुस्कान तुरंत टूट गई और उसके चेहरे पर उसकी नाराजगी दिखाई गई। ये पहली बार था जब किसी ने अपने गुरु के व्यक्तिगत रूप से मनगढ़ंत अमृत को खारिज कर दिया था। प्रिय महोदय, ये किंग यू की गोली है। QINGYUN गोलियां। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे नहीं चाहते हैं? उसने इसे अतिशयोक्ति में उसके लिए तोड़ दिया। नहीं। यदि आपके पास कोई अन्य प्रकार के अमृत नहीं है तो मेरे अन्य संरक्षक को परेशान न करें। उसने अधीरता से छींटाकशी की। यह युगल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि वे वहां अजीब तरह से खड़े थे, उनके भाव चरम पर काले। उन्हें यह भी संदेह होने लगा कि यह बूढ़ा व्यक्ति व्यवसाय करने के लिए बाहर नहीं था, यहाँ तक कि उसे किंग यू की गोली को मामूली और अस्वीकार करने का दुस्साहस था। यदि आप व्यापार नहीं करना चाहते हैं तो हमने व्यापार नहीं किया है। आप वास्तव में सोचते हैं कि आपके आइटम उतने ही लायक हैं। मोजुवानफी ठंड से विद्रोह कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा, स्नेह किया और अब उसके साथ परेशान नहीं किया। अध्याय 49। एक का चेहरा थप्पड़ मार रहा है, बार बार और फिर से एक।
मुझे नहीं पता कि क्या यह अमृत प्रिय एल्ड में रुचि होगी। जिस तरह वो जुवानफी निराशा में दीवार बना रहा था, एक छोटी सी आवाज भीड़ से एक छोटी सी आकृति के रूप में आई थी। 14 साल की उम्र में एक निष्पक्ष युवा लड़का आखिरकार भीड़ से बाहर निकला, एक हाथ में एक छोटे से सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल पर पकड़। वह स्टॉल पर पहुंच गया और उसे बूढ़े आदमी को सौंप दिया। अरे बच्चे, क्या आपको लगता है कि यह एक पार्टी है? बस किसी भी अमृत में सौंपकर अन्य लोगों के नक्शे कदम पर निचोड़ना और उसके साथ निचोड़ रहा है। अच्छाई के लिए बूढ़े आदमी ने सिर्फ किंग यू की गोली को खारिज कर दिया। किंग यू की गोली, क्या आप भी जानते हैं कि क्या होता है? सावधान, वह इसे आपके चेहरे पर वापस नहीं फेंकता है। एक उपद्रवी ने दिल से तेल को आग में जोड़ा। जून वूजी ने दूसरों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने बूढ़े आदमी को देखा था। बूढ़े आदमी ने सामने खड़े फेयर बॉय को देखा और बोतल के लिए पहुंचते ही उठ गया। छोटा लड़का, आप इसे किस लिए बदलना चाहते हैं? पूर्वी मोती, जून वू जी ने जवाब दिया। ओह, बूढ़े आदमी ने लापरवाही से बोतल खोली। एक बार जब उसने बोतल खोली तो कमल के संकेत के साथ मिश्रित जड़ी बूटियों की एक मीठी ताज़ा खुशबू ने आसपास की अनुमति दी। जो लोग पर्याप्त पास थे, उनके पास ये तुरंत शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक आरामदायक महसूस हुआ। जो लोग स्टॉल के करीब इकट्ठे हुए थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक अनैच्छिक आहें भरने देते थे क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि उनका मन सहजता से महसूस करता है और उनकी आत्माएं उत्थान करती हैं। बूढ़े व्यक्ति की एक बार बादल वाली आंखों ने अपनी चमक को फिर से हासिल कर लिया था। सभी आशंका दूर हो गई क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और जून वूजी को एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ देखा। छोटा लड़का, यह अमृत क्या है? इसका नाम क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने तत्काल स्वर में पूछा। इसका कोई नाम नहीं है, ये केवल एक नियमित रक्त कंडीशनिंग अमृत है। जून वूजी ने इनके लिए नामों के साथ आने की जहमत नहीं उठाई थी क्योंकि वे केवल जून जियान और जून किंग के बॉडी कंडीशनिंग के लिए बनाए गए थे, उनके पुनरावर्ती शासन का हिस्सा था। उसे कुछ तुच्छ किसी चीज पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। आप इसके लिए कितना व्यापार करना चाहते हैं? इसके बारे में कैसे? आप मुझे ये बोतल देते हैं और आप इन 9 पूर्वी मोती को ले सकते हैं और किसी अन्य 3 आध्यात्मिक रत्नों का चयन कर सकते हैं। बूढ़े आदमी के नथुने भड़क गए क्योंकि उसने एक अत्यधिक उत्साहित स्वर में पूछा और जून वूजी को स्पार्कली आंखों से देखा। उन्होंने अपने हाथों को मोड़ दिया क्योंकि उन्होंने सावधानीपूर्वक बोतल को अपने आलिंगन के भीतर टक दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उनका दवा वापस सौंपने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया, भीड़ को अवाक कर दिया गया। एक पल में चर्चा का एक प्रकोप था क्योंकि वे उनके सामने अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे थे। इस समय बूढ़े आदमी ने किंग यू की गोली को अस्वीकार कर दिया और फिर भी उसने एक अज्ञात स्रोत से एक नामहीन अमृत को प्रतिष्ठित किया। यह क्या था? उस बच्चे का अमृत किंग यू कबीले संप्रभु की कुख्यात किंग यू की गोली से भी बेहतर था। नहीं, मैं सिर्फ पूर्वी मोती चाहता हूँ। जून वूजी को किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी। आपके बारे में कैसे अन्य वस्तुओं पर एक और नजर है? बूढ़े आदमी ने सहवास किया क्योंकि उसने उसे उत्सुकता से देखा, बोतल पर अपनी पकड़ को कस दिया। कोई जरूरत नहीं है। जून वूजी झुंझलाहट में फंस गया। ये बूढ़ा वास्तव में लंबे समय से घुमावदार था। तो मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। अगर मेरे पास है तो मैं इसे आपके साथ बदल दूंगा। वह नीचे झुक गया और कुछ के लिए खुदाई करने लगा और उसने एक थैली को पुनः प्राप्त किया और उसे खोला। जैसा कि उन्होंने सामग्री का खुलासा किया, हर किसी की आंखें स्पार्कलिंग थीं और रुक रुक कर आवाजों को चारों ओर सुना जा सकता था। इसमें विभिन्न अनमोल आध्यात्मिक रत्न थे जो प्रतिभा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे थे। इनकी गुणवत्ता ने उन लोगों की तुलना में पहले से प्रदर्शित किया। एक पल के लिए हर कोई एक टकटकी में कीमती आध्यात्मिक रत्नों के ढेर को देखता था। मैं सिर्फ पूर्वी मोती चाहता हूँ। जून वूजी की आवाज में अधीरता का संकेत था। बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहने वाला था जब एक आकृति ने एक कदम उठाया और उनके बीच खड़ा हो गया। अध्याय 50। एक का चेहरा थप्पड़ मार रहा है, बार बार। और फिर से 2। युवा मास्टर, मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास आपके साथ एक ही अमृत की एक और बोतल है। मैं आपके साथ व्यापार करने के लिए कुछ भी उपयोग करने को तैयार हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी महिला को उसके लिए एक उपयुक्त वर्तमान प्राप्त करके खुश होना चाहिए। कृपया मुझे इस इच्छा को पूरा करने में मदद करें। मोजुवानफी ने दोनों के बीच घमंडी को अपने इरादों को आवाज दी। उन्हें नहीं पता था कि इस बच्चे का समर्थन क्या था, लेकिन आज ये यात्रा बाई यूजियान को खुश करने के लिए थी। अगर ये सब नहीं था तो ये सब शून्य हो गया होगा। उसके पास उसे खुश करने के लिए कोई और विचार नहीं था। उस बूढ़े आदमी को अपना सामान नहीं पता था और वह किंग यू की गोली नहीं चाहता था। हालांकि उन्होंने एक अज्ञात मूल के साथ एक कीमती खजाने के रूप में एक नामहीन अमृत का इलाज किया। वह ये दिखाना चाहता था कि अपनी पहचान और संसाधनों के साथ वह अपने हाथों को प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता था। एक बूढ़े आदमी के मूर्ख को अपने स्तूप से जागना चाहिए। जैसे ही उसने मोजुवानफी को देखा, जून वूजी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। एम्फ, इन सभी वर्षों में इंपीरियल पैलेस के ये लोग अपने लिन पैलेस के साथ परेशानी की तलाश में रहे। वे इतने लंबे समय से उसके प्यारे दादा और चाचा को धमका रहे हैं।
वे वास्तव में प्रतिशोध के लिए पूछ रहे हैं। इन गोलियों ने खुद को बनाया। वह कुत्तों को उसे देने के बजाय उसे खिलाती है, व्यापार नहीं। उसने ठंड से कहा, आप अमृत चाहते हैं, शायद अपने अगले जीवन में। अब मैं आपको जहर खिलाने पर विचार कर सकता हूँ, तारीफ के साथ किसी भी अतिरिक्त शुल्क पर। जब बूढ़े व्यक्ति ने पहली बार उसे अस्वीकार कर दिया तो उसे लगा जैसे उसका चेहरा थप्पड़ मारा जा रहा है। एक बार फिर, एक छोटी अवधि के भीतर, सामने का एक छोटा बच्चा उसके चेहरे को फिर से थप्पड़ मार दिया। मोजुवानफी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपमानित महसूस नहीं किया था। वह अंदर उग्र था, उसका चेहरा पूरी तरह से काला और बदसूरत था। मोजुवानफी के समय पर रुकावट ने जूनवूजी को अपना मन बदल दिया। उसने तुरंत बगल में एक कदम उठाया और बूढ़े आदमी से पूछा, मैं आपको 1 और 2 बोतलें दे सकती हूँ। जूनवूझाई ने लापरवाही से रत्नों के नए ढेर की ओर इशारा किया जिसे बूढ़े ने थैली से बाहर निकाला था। सभी की आंखें चौड़ी चौड़ी थीं, उनके पास कितनी बोतलें हैं। इस लापरवाह बच्चे को लापरवाही से आध्यात्मिक रत्नों की ओर इशारा करते हुए देखते हुए, जैसे कि वह बाजार में मछली चुन रहा था। उन्होंने पहली जोड़ी के लिए समान सभी विशेषताओं को चुना, जो कि गोल्डन दंपति की नज़र थी। घटना के इस अचानक मोड़ ने सभी को मूर्खतापूर्ण रूप से चौंका दिया। पहले तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। हालांकि भले ही मोजुवानफी ने अज्ञात अमृत के लिए एक हास्यास्पद उदार प्रस्ताव रखा था, लेकिन बच्चे ने वास्तव में मोजुवानफी को भी खारिज कर दिया था। सबसे पागलपन की बात यह थी कि मोजुवानफी ने अपनी पेशकश करने के बाद बच्चे ने अपना मन तुरंत बदल दिया। सभी का ध्यान अब गोल्डन जोड़े पर था, वे सभी जोड़ों की प्रतिक्रिया पर केंद्रित थे। मोजुवानफी ने अनुमोदन में सिर हिलाया क्योंकि वह बहुत बेहतर महसूस करता था। ये बच्चा वास्तव में चतुर था। उन्होंने मोजुवानफी के प्रस्ताव के पीछे छिपे हुए अर्थ को समझा था। उसे मना करने से बच्चा सभी आध्यात्मिक रत्नों को बदल सकता है और इसे बाह्य ज्ञान और खुद को अन्य खजाने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। बच्चे ने पूरे मामले को खूबसूरती से सुलझा लिया था। बूढ़े व्यक्ति ने इस कारण की परवाह नहीं की जब तक कि वह चमत्कारिक अमृत पर हाथ मिला, और यह केवल एक ही नहीं था। बच्चे के पास 2 और थे। क्या एक फलदायी मुठभेड़? ठीक है, मैं इसे आपके लिए प्राप्त करूंगा। हिचकिचाहट के निशान के बिना बूढ़ा आदमी विभिन्न रत्नों को बाहर निकालना शुरू कर देता है क्योंकि वह मुस्कुरा रहा था और एक धुन को गुनगुना रहा था। जूनवूजी ने 1 और 2 बोतलें निकाली और उसे बूढ़े आदमी को दे दिया। जूनवूजी ने 9 पूर्वी मोती को सुरक्षित रूप से दूर कर दिया और कुछ आध्यात्मिक रत्नों को अपने हाथ में लिया। उसने अपने हाथ में स्पार्कली मोतियों को देखा और मोजुवानफी और बाई यू जियान की ओर देखा। दंपति ने एक राहत की अभिव्यक्ति पर था, जबकि उनकी आंखों ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि उनकी आंखें उनके हाथों में उन आध्यात्मिक रत्नों की इच्छा से जल रही थी। हर कोई प्रत्याशा में उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उस बच्चे की प्रतीक्षा में इन खजाने को दूसरे राजकुमार को पास करने के लिए इंतजार किया गया क्योंकि बच्चे ने 2 रत्नों को 2 उंगलियों के साथ उठाया। क्रंच! सभी ने उंगलियों और मुंह के बीच आयोजित 2 आध्यात्मिक रत्नों पर ध्यान केंद्रित किया जब उन्होंने लड़के को आध्यात्मिक रत्नों को कुचलते हुए देखा, क्योंकि टूटे हुए रत्न जमीन पर गिरने वाले स्पार्कलिंग सितारों के धब्बों में बदल गए। जूनवूजी ने खाली रूप से सामने वाले जोड़े को देखा और थोड़ा थोड़ा करके उसके हाथ उसकी हथेली में सभी अनमोल आध्यात्मिक रत्नों को कुचलने लगे, उन्हें स्टारडस्ट में बदल दिया। फिर उसने लापरवाही से सभी स्पार्कली धूल को अपने 2 हाथों से धूल कर दिया। आध्यात्मिक रत्न कीमती रत्नों की तुलना में अधिक अनमोल हो सकते हैं, हालांकि उनकी क्रूरता उनकी मुख्य दोष थी। वे बहुत भंगुर थे। इसका मुख्य कारण था कि वे इतने दुर्लभ क्यों थे। यदि कोई सावधान नहीं होता तो यह आसानी से धूल में बदल जाता। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।